हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आरसीसी के लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने वन वे स्लैब की डिजाइन करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम टू वे स्लैब की डिजाइन करना सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए है किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हम उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आरसीसी और टॉस के वीडियो की प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखी है तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम टू वे स्लैब की डिजाइनिंग को। सबसे पहले देख लेते हैं कि टू वे स्लैब क्या होता है। जब आपका Ly/Lx का रेशियो लेस देन और इक्वल टू 2 होता है तो उस स्लैब को हम बोलते हैं टू वे स्लैब। अब ये Ly/Lx क्या है, आपकी दो डायरेक्शन होती हैं। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ Lx और इसको मैं बोल देता हूँ Ly, तो ये बोल रहा है Ly/Lx का जो रेशियो है वो 2 से लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो आपका टू वे स्लैब कहलाएगा। तो बेसिक डिफरेंस वन वे और टू वे में यही है। इसके बाद यहाँ पर एक चेंज आएगा, जब आपका Lx की वैल्यू लेस देन 3.5 मीटर रहेगी, Lx की वैल्यू लेस देन 3.5 मीटर रहेगी, तब आपको जो Lx/d का आप रेशियो लेते आ रहे हैं वो आपको क्या लेना है, 35 लेना है Fe 250 के केस में। और इसमें आप 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28, तो ये आ जाएगा किसके लिए, Fe 415 के लिए। ठीक है, तो ये तब ले रहे हैं आपको जब आपकी Lx की वैल्यू 3.5 मीटर से कम आ रही है। अगर ये वैल्यू 3.5 मीटर से बड़ी आ जाती है, Lx इज ग्रेटर देन 3.5 मीटर, उस केस में आप क्या करेंगे, Lx/d का रेशियो जैसा आपको जिस टाइप की बीम दी हुई है उसी के हिसाब से लेंगे। Lx/d का रेशियो कितना रहता है, हम जनरली स्लैब के केस में 25 लेते हैं तो ये 25 ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमें इसमें फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है उसमें एक छोटा सा चेंज है। आपको एक मोमेंट की केस में यहाँ पे अल्फा x और एक अल्फा y मिलेगा, जिससे आपका mx और my निकलेगा, साथ ही आपका लोड का मल्टीप्लाई भी इसमें होगा। ठीक है, तो ये अल्फा x और अल्फा y कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, टू वे स्लैब जनरली क्या है, आपको एक स्क्वायर शेप की मिलती है, और वन वे स्लैब की बात करें तो वो थोड़ी बहुत रेक्टेंगुलर शेप की मिलेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप अपीयरेंस के बेसिस पे देखें तो इसको भी बता सकते हैं। साथ ही साथ टू वे स्लैब को आप चारों तरफ से सपोर्ट दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंट इसकी कंडीशंस होती हैं। वही वन वे स्लैब को आप क्या करते हैं, जनरली सिर्फ दो साइड से ही सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं कैसे इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डिजाइन अ आरसीसी स्लैब फॉर अ रूम ऑफ क्लियर डायमेंशन 4 मीटर इंटू 5 मीटर। 4 मीटर इंटू 5 मीटर का आपको क्लियर डायमेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 मीटर क्या है आपका Lx है और 5 मीटर क्या है आपका Ly है। हमेशा पहली डायमेंशन को आप Lx लेंगे, दूसरी डायमेंशन को आप Ly लेंगे, उल्टा मत करिएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है द स्लैब इज सपोर्टेड ऑल अराउंड ऑन वॉल्स ऑफ विड्थ 300 mm। जो वॉल की विड्थ है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 300 mm, इसको हम बियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्लैब हैज टू कैरी अ लाइव लोड ऑफ 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिशेस ऑफ 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड की वैल्यू दी हुई है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फ्लोर फिनिशेस की वैल्यू दी है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज M20 एंड Fe 415 मटेरियल्स, एज्यूम द कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि टू वे स्लैब को डिजाइन करना है, तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। तो स्टेप 1 हमारा वही रहेगा, तो यहां हम कर लेते हैं स्टेप 1
ठीक है। एक चीज और हम यहाँ लिख देते हैं, क्या Fe 415 स्टील दिया है आपको। इसका मतलब क्या हो गया, जो Fy है उसकी वैल्यू हो गई 415 न्यूटन पर mm², और आपको M20 कंक्रीट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, Fc की जो वैल्यू है वो हो गई 20 न्यूटन पर mm², इस तरीके से, है ना। तो ये मटेरियल से हमें कुछ वैल्यूज मिल जाती है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम करेंगे चेक फॉर स्लैब। चेक फॉर स्लैब में हम क्या करते हैं, Ly/Lx का रेशियो निकालेंगे और पता लगाएंगे कि 1 वे स्लैब है या फिर 2 वे स्लैब है। Ly की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी कितनी 5 और ये हो गया 4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.25। तो ये Ly/Lx का रेशियो आ गया। अब ये क्या है, ये आपका 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है यानी कि ये हो गया 2 वे स्लैब, ठीक है। 1 वे स्लैब में इस रेशियो का कहीं यूज नहीं होता है, पर 2 वे स्लैब में अभी हम आगे देखेंगे, जब हम अल्फा x और अल्फा y को कैलकुलेट करेंगे तो मुझे इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आप याद रखिएगा, 1.25 की वैल्यू को हमें आगे यूज करेंगे। तो ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 देखते हैं आप। स्टेप 2 है हमारा, हम डायमेंशंस निकालेंगे सारी, ठीक है। डायमेंशंस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, Lx/d का रेशियो लेना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया कैसा लेना है, 25 लेना है। अगर 3.5 मीटर से ज्यादा आ रही है और अगर 3.5 मीटर से कम आ रही है तो आपको 35 और 20 लेना है रिस्पेक्टिव स्टील के हिसाब से। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये दिया हुआ है आपको, इसको हमें देखना है। तो ये देखिए ये कितना है, Lx की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 3.5, यानी कि जो Lx/d का रेशियो है वो हम कितना लेंगे, 25। ये चीज आपको मिल जाएगी पेज नंबर 39 पे IS कोड में। पेज नंबर 39 में इसका क्लॉज दिया है IS 456 में, ठीक है। तो Lx तो हमें पता है 4 मीटर है, 25 हम रेशियो ले लेंगे, यहां से हम इस इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पर Lx की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं इसको 25 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, d। मैंने क्या किया, इस d को उस तरफ ले गया, 25 पर डिवाइड में ले गया, और Lx की वैल्यू जो 4 मीटर थी वो 4 मीटर मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ से d मिल जाएगा आपको 0.16 मीटर। इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आ गई 0.16 मीटर, यानी कि 160 mm, यानी कि अगर mm में इसको कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 160 mm, ठीक है। अब इफेक्टिव डेप्थ आने के बाद हम कवर ले लेते हैं और ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। तो कवर आप कितना लेंगे, स्लैब में हम थोड़ा सा कवर कम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 20 mm का कवर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 20 mm का अगर कवर ले लिया तो जो ओवरऑल डेप्थ आ गई d = स्मॉल d प्लस कवर। d की वैल्यू है 160, कवर की वैल्यू है 20, ये टोटल आ गई कितनी, 180 mm, या कि ओवरऑल डेप्थ निकल दिया। अब जो b है, विड्थ ऑफ द स्लैब है, वो कितनी रखते हैं हमेशा, 1 मीटर, यानी कि 1000 mm, ठीक है। क्वेश्चन में जो आपको विड्थ दी हुई है वो वॉल की दी हुई है, और स्लैब की जो विड्थ है वो हमेशा 1 मीटर रखेंगे। हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं और जितने भी आपकी विड्थ होगी उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर विड्थ की हो गई। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी क्या, डायमेंशंस के अंदर। इसके बाद स्टेप 3 में हम जाएंगे क्या, इफेक्टिव स्पान निकालने की। तो मेरा प्रश्न है से स्टेप 3 है हमारा इफेक्टिव स्पान। स्टेप 3 इज इफेक्टिव स्पान। इसको आप L0 से डिनोट कर सकते हैं, चाहे कैपिटल रखिए चाहे स्मॉल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इफेक्टिव स्पान के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं।
एल नॉट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू कितनी दी है 4 मीटर और डी हमने कितना निकाला है 0.12 मीटर 16 मीटर निकाला है, 0.16 मीटर डी की वैल्यू है। इसको सम करेंगे आ जाएगा 4.16 मीटर। पहला तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ऑफ सपोर्ट्स, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोर्ट कैसा निकलता है, ये निकलता है आपका Lx प्लस आपकी जो बियरिंग होती है, Lx की वैल्यू कितनी थी आपको 4 मीटर, यहाँ आ गया 4 और बियरिंग आपको क्वेश्चंस में दी थी कितनी 300 mm यानी कि 0.3 मीटर, दिया जाएगा 4.3। तो अब ये दो फॉर्मूले बने हैं, इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू आएगी वो हमारी इफेक्टिव स्पान कहलाएगी। तो ये वाली वैल्यू छोटी है 4.16 यानी कि जो आपका L इफेक्टिव हो गया वो आ गया 4.16 मीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम लेंगे इफेक्टिव स्पान। तो आइए नेक्स्ट करते हैं स्टेप नंबर 4 तक। स्टेप 4 है हमारा लोड कैलकुलेशन। ठीक है, लोड कैलकुलेशन है, इसमें हम क्या निकालेंगे डेड लोड वगैरह निकालेंगे। तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डेड लोड। डेड लोड कैसे निकालते हैं यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे L इंटू बी इंटू डेप्थ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमें लोड जो निकालना है वो किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है, तो L की वैल्यू को हम रखेंगे 1। B विड्थ है, विड्थ को हम स्लैब के केस में 1 रखते हैं। डेप्थ की वैल्यू देखिए कितनी निकाली थी हमने 180 mm, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा 0.18। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो डेंसिटी है इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये मीटर में होती है इसलिए जो 0.18 रखा है हमने। अगर mm वाली चीज़ होती है तो हम उसको mm में रखते। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 हमने क्या लिया है इसको इस तरफ ले गए इसलिए ये किलो न्यूटन पर मीटर में आ रही है। तो ये हमारा डेड लोड निकला है। इसके बाद लाइव लोड और फिनिशिंग लोड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जो आपका लाइव लोड है क्वेश्चन में बोल रहा है लाइव लोड की वैल्यू है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम 1 मीटर जो विड्थ है आपकी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है विड्थ से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपकी आ गई कितनी 4 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली आपकी फिनिशिंग लोड भी दिया हुआ है। फिनिशिंग लोड की वैल्यू कितनी दी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। इसमें भी हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी विड्थ है, तो यहाँ आ जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर। इन सारी चीज़ों को हम सम कर देंगे तो हमें टोटल वर्किंग लोड मिल जाएगा। टोटल वर्किंग लोड इज इक्वल टू, इन तीनों को हम सम कर देते हैं, किसी को डेड लोड को प्लस लाइव लोड को प्लस फ्लोर फिनिशेस को, इन तीनों को हमने सम कर दिया। फ्लोर फिनिशेस या फिनिशिंग लोड एक ही बात है, इन तीनों को हम सम कर देते हैं। तो ये आ गया कितना 4.5 प्लस 4 ये आ गया प्लस 1 ये, तो इनको हम सम कर देते हैं। तो 4.5 प्लस 4 8.5 और 1 आ जाएगा 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो हमारा आया ये आया है स्मॉल w, जिसको हमने बोला है टोटल वर्किंग लोड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फैक्टर लोड निकल के आ जाएगा। फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू 1.5 इंटू वर्किंग लोड।
1.5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 9.5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टर लोड निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 14.25। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ WU से। ये हमारा फैक्टर लोड आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है जो आपका वन वे स्लैब से, उसे ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 5 है हमारा। इस स्टेप में आपको एक अल्फा एक्स और अल्फा वाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप 5 है यहाँ मूवमेंट कैलकुलेशन। आप IS कोड में जाएंगे, पेज नंबर 91 पर आपको दो फॉर्मूले मिल जाएंगे, MX के और MY के। ठीक है, पेज नंबर 91 पे आप जाइए तो आपको MX के और MY के फॉर्मूले मिलेंगे। अल्फा एक्स WU LX का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा अल्फा वाई WU LX का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी LX है और यहाँ पे भी LX है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे LX निकाला और यहाँ पे LY निकाल देते हैं। ठीक है, और ये LX भी क्या है, ये इफेक्टिव है, जो हमने इफेक्टिव निकाला है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं है, जो आपने इफेक्टिव निकाला है वो है। WU हम निकाल चुके हैं। अब बचा क्या, अल्फा एक्स और अल्फा वाई निकालना है। तो पेज नंबर 91 पर आप जाएंगे, मैं आपको थोड़ा IS कोड में दिखा देता हूँ। पेज 91 पे टेबल नंबर 26 में आपको कुछ इस तरह की टेबल दिखेगी, अगर आपको दिख रही हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है उसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं स्लैब की। ठीक है, तो अभी हमारी जो कंडीशन है वो 9th नंबर की है, जो बोल रहा है 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस। आपको क्वेश्चन में सेम टू सेम वर्डिंग मिल जाएगी, वहाँ से आप जो भी कंडीशन आ रही है उसे आप चूज़ कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। मैं ये वाली चीज़ यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है 1, 1.1, 1.2, इस तरीके से। ये सारी चीज़ें क्या दी हैं, ये वाली चीज़ आपको बता रहा है LY/LX का रेशो, जो हमने स्टेप 1 में निकाला था। और हमारा जो रेशो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 1.25। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1.25 इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इस टेबल में 1.25 कहीं नहीं है, आपको 1.2 मिल जाएगा और साथ ही साथ 1.3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये आप काय के लिए कर रहे हैं, ये अल्फा एक्स निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसमें डायरेक्टली आपको अल्फा वाई की वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, हमारी कंडीशन ने 9th कंडीशन में लास्ट कॉलम में आप जो बिल्कुल लास्ट वाली कंडीशन देखेंगे तो अल्फा वाई की तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको कैसी, 0.056। तो अल्फा वाई में तो कुछ नहीं करना। अल्फा एक्स के लिए क्या करना है, हमारा जो LY/LX का रेशो है वो आ रहा था 1.25। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में जो भी वैल्यू आ रही है उसे हमें इंटरपोलेट करके निकालना पड़ेगा। तो इंटरपोलेट करेंगे तो हमें जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। 1.2 के करस्पॉन्डिंग आ रही है 0.072 और 1.3 के करस्पॉन्डिंग आ रही है 0.079। ठीक है, और हमें निकालने किसकी है, इसके अगेंस्ट हमें अल्फा एक्स को निकालना है। ठीक है, तो हम इंटरपोलेट कर लेंगे, इंटरपोलेट करके हम आसानी से इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरपोलेट कैसे करेंगे आप, इसको चाहे तो आप थोड़े से एक फॉर्मेट में लिख लीजिए ऐसा कि 1.3 के करस्पॉन्डिंग है 0.079 और 1.25 में आपको चाहिए है 1.2, ये हो गया और ये हो गया 0.072 और यहाँ पर हमें निकालना है अल्फा एक्स। ऐसे लिखने का फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा सा आसानी से इंटरपोलेशन कर सकते हैं। लास्ट वाले में से आप इसको माइनस करिए, बीच वाले में से आप इसको माइनस करिए, तो यहाँ जाएगा 1.2 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 1.25 माइनस 1.3। यहाँ से भी माइनस आएगा, यहाँ से भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू में आप इसमें से इसको माइनस करिए और इसमें से इसको माइनस करिए, तो यह जगह कितना 0.072 माइनस 0.079 डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स माइनस 0.079। ठीक है, एक ही अननोन है यहाँ पे अल्फा एक्स,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अल्फा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू आ रही है मेरी 0.075, ठीक है। तो अल्फा एक्स की वैल्यू भी मिल गई, अल्फा वाई की वैल्यू भी मिल गई, डब्ल्यू यू हमारे पास ऑलरेडी था, एल एक्स हमारे पास था, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो हमारे मूवमेंट का कैलकुलेशन आ जाएगा। बाकी इसके बाद के जो भी स्टेप हैं वो बिल्कुल वन वे स्लैब जैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बेसिकली यही चेंज था। अभी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रख देता हूँ और इन वैल्यूज़ को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एम एक्स के लिए। अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.075। डब्ल्यू यू की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी कितनी 14.25 इंटू एल इफेक्टिव कितना आया था 4.16 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई एम में कुछ चीज़ नहीं है, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में है, ये आपका मीटर में है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एम एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 18.49 किलो न्यूटन मीटर, ये आपकी एम एक्स की वैल्यू आई। अब एम वाई के लिए हम क्या करेंगे, एम वाई के लिए अल्फा वाई हमने यहाँ से निकाला 0.056, क्या गया 0.056 इंटू 14.25 इंटू में आ गया आपका 4.16 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें एम वाई की जो वैल्यू आ रही है वो 13.8 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे मूवमेंट आ गए हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, हमें सेक्शन को चेक करना है कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, ठीक है। तो स्टेप 6 कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें तो चलिए स्टेप 6 देखते हैं। हम क्या करेंगे, चेक फॉर सेक्शन करेंगे। मैं यहीं कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टेप्स की। स्टेप 6 ये आ गया, चेक फॉर सेक्शन। चेक फॉर सेक्शन में करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एमयू लिमिटिंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एमयू लिमिटिंग, ठीक है। आपको Fe 415 स्टील दिया हुआ है, तो एमयू लिमिटिंग का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.138 FCK BD स्क्वायर। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए, आरसीसी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाइए। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया है वो बताया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। 0.138 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है 20, B की वैल्यू कितनी रखेंगे 1000, क्योंकि आपकी क्या है स्लैब है, और D की वैल्यू कितनी दी हुई है, D मैं यहाँ लिख देता हूँ, D है आपकी 160, तो ये देगा 160 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ ये है, क्योंकि यहाँ पर FCK यूज़ हुआ है इसलिए मैंने इन वैल्यूज़ को mm में रखा है, ठीक है। जब डेड लोड कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने मीटर में रखी थी वैल्यूज़ को। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे कि आपका एमयू लिमिटिंग कितना आ रहा है। ये जो वैल्यू है ये आ रही है 70.65, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेंगे mx से और my से। तो mx की वैल्यू देखिए कितनी आ रही थी 18.49, यानी कि mx जो है लेस देन mu लिमिटिंग, यानी कि x डायरेक्शन में तो हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड आ ही रहा है। और my की बात करते हैं तो my कितना है 13.8, वो भी इससे छोटा है, यानी कि ये भी हमारा mu लिमिटिंग से छोटा आ गया। तो यहाँ पे भी आपका अंडर रीइंफोर्स्ड आ गया। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड आ गया तो हम एरिया ऑफ स्टील के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे हम एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्टेप 7 रहेगा वो हमारा एरिया ऑफ स्टील का कैलकुलेशन रहेगा। स्टेप 7 में हम क्या करने वाले हैं, हम एरिया ऑफ स्टील को निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टेप 7 है आपका एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। कहीं कहीं इसको टेंशन रीइंफोर्समेंट ही बोलते हैं, एक ही बात है, क्योंकि टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे AST से। AST का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है 0.5 FCK अपॉन FY
यहाँ आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन FCK BD² और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा B इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है AST का। अब जब आप x के लिए निकालेंगे तो इसको AST x लिख देंगे, यहाँ पर mu x कर देंगे। जब आप y के लिए निकालेंगे तो इसको AST y कर देंगे और यहाँ पर mu y कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ AST x के लिए। अब देखिए बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, यहाँ पे b d ये तो चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ mu का ही खेल है। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 0.5 इंटू FCK की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 और F बाय है आपका 415। यहाँ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू FCK की वैल्यू है 20, B की वैल्यू कितनी रखनी है 1000 और D की वैल्यू रखनी है आपको कितनी 160। जब आप करेंगे तो आपको वैल्यूज याद होती जाएंगी। mu की वैल्यू को मैं अभी रख रहा हूँ, कैसे रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है mu की वैल्यू को, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको लास्ट में रखा है। इतनी चीज़ें तो कांस्टेंट आने वाली है। अब mu देखिए, आपको mu x क्या आया था आपका 18.49 आया था, तो ऐसा नहीं रखना है कि आप यहाँ रख देंगे 18.49। यहाँ पर देखिए क्या है आपका FCK आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया जहाँ पे भी FCK या FY आएगा वहाँ पे वैल्यूज़ को आपको mm में रखना है। और ये जो 18.49 निकल के आया है उसकी यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, तो इसको आपको कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा न्यूटन mm में, यानी कि 10 की पावर 6 का यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, तो क्या करिए इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले आप ये जो चीज़ है इतनी, इसको पूरे को कैलकुलेट करिए और आ जाएगा 1 माइनस जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, फिर आप रूट को हटाइए, फिर 1 में से माइनस करिए और बाद में लास्ट में आप मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा x डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू आ रही है 335। 335 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है, तो वो मैंने कैलकुलेट करके रख दी है। आप चाहें तो निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। जब आप AST y निकालेंगे तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर mu की जगह पर जो आपने mu x रखा था यहाँ पर अब आपको रख देना है क्या mu y रख देना है। ठीक है, तो ये AST x आ गया, हम AST y निकाल लेते हैं। तो मैं x की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ y, और जो आपका mu x था इस वैल्यू को हम रिप्लेस करके क्या रख देते हैं, जो आपकी my आई थी वो वैल्यू थी आपकी 13.8। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ ये चेंज कर दिया, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये आ जाएगा कितना 13.8। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको ज़रूर कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, पर आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर से एक बार इसको यहीं पर कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिए। ये वैल्यू आ रही है समथिंग 246 के आसपास आ रही है, 246 आ रही है। इसको राउंड ऑफ करके हम 250 mm ले लेते हैं। ठीक है, 250 mm स्क्वायर है। आई होप आप लोगों ने एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील निकाल के आ चुका है। अब एरिया ऑफ स्टील आने के बाद हमें स्पेसिंग निकालनी है, तो हम स्पेसिंग को निकाल लेते हैं। ये स्टेप हमारा खत्म हो गया 7। नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिंग। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का कोई काम नहीं बचा। अब आप दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मेन स्टील को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वाला स्टेप जो हमारा 1 वे स्लैब में हमने किया था वो यहाँ पर स्किप हो गया, या कह सकते हैं डिलीट हो गया। तो स्टेप 8 क्या है आपका, स्पेसिंग। स्टेप 8 है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, फॉर एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल देता हूँ इसको x। ठीक है, स्पेसिंग निकालने का मैंने आपको कैसा बताया था, हम एक कोई बार चूज करेंगे कुछ डाया का, तो मैं चूज कर रहा हूँ यूजिंग 10 mm बार। ठीक है, 10 mm बार है, तो एक बार का एरिया पहले ऊपर निकाल लेते हैं। तो यह जाएगा π/4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितना भी एरिया ऑफ स्टील आया था। एरिया ऑफ स्टील कितना आया था आपका 335 आया था।
335 आया था, ये क्या था AST x की बात कर रहे हैं, इनटू में आ जाएगा 1000, ठीक है, इनटू में 1000 आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एरिया जो स्पेसिंग आने वाली है वो आ रही है 234 आ रही है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 230 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, क्या है 230 थोड़ा सा है इसलिए उसको मेजर करना आसान है, इसलिए मैंने उसको कम कर दिया। बाकी हमें स्पेसिंग का चेक लगाना ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर स्पेसिंग का यहीं पे चेक लगा देता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है स्पेसिंग x डायरेक्शन में भी निकालनी है और y डायरेक्शन में भी निकालनी है। तो मैं x डायरेक्शन के लिए चेक यहीं लगा देता हूँ, चेक फॉर स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग की चेक में पहला तो क्या हो गया, जो आपने SX निकाला है वो कितना आ रहा है 230 mm, पहली चीज। जो दूसरा आपका चेक लगता है वो कितना हो जाता है 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी है आपको 160 हमने निकाली थी, 16 से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 480 और थर्ड आ जाएगा आपका क्या 300 mm। इन तीनों में से जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है हमें उसको चूज़ करना है। सबसे छोटी क्या है आपकी 230, तो ये आपकी स्पेसिंग हो गई इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब सेम काम हमें y डायरेक्शन के लिए करना है। y डायरेक्शन में करेंगे तो क्या है 10 mm का बार रखना है तो रखिए, चाहे तो आप क्या करिए उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम y डायरेक्शन में निकालेंगे तो ठीक है। देखिए ये तो हो गया x डायरेक्शन के लिए, अब हम करते हैं y डायरेक्शन के लिए। इसको x की जगह पे हर जगह आप क्या कर दीजिए y, ये हो गया y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में हमने क्या करा है, तो y डायरेक्शन में निकालने के लिए आप क्या करिए 8 mm की बार्स ले लीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए उसको, ठीक है। 6 mm से कम नहीं करना है, आप 6 से ज़्यादा रखिएगा। तो अब मेन हमने x डायरेक्शन में क्या कर दिया है 10 mm का कर दिया है। अब दूसरी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा छोटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10 की जगह पे यहाँ पर क्या हो गया आपका π/4 इंटू यहाँ पर आ गया 8, और AST जो आपका x डायरेक्शन में था उसकी जगह पे अब यहाँ पर क्या आ जाएगा y डायरेक्शन वाला, जो क्या था आपका 250, ये क्या हो गया AST y हो गया ये, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, ये वैल्यू समथिंग आ रही है आपकी कितनी 200 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है। आप देखिए ये वैल्यू जो है समथिंग अराउंड 200 के आसपास आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे चेक फॉर स्पेसिंग लगाएंगे सेम टू सेम, तो यहाँ पर SX की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा SY आ जाएगा, जो आप ये इसको भी चेंज कर लीजिए, ये आ जाएगा SY, ये आ जाएगा कितना 200, ठीक है। बाकी ये तो सेम रहेगा 3D और ये 300, तो इन तीनों में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है 200, तो SY जो है वो आपका आ गया कितना 200 mm। तो ये सारी स्पेसिंग आ गई। अब हमारा एक स्टेप और बचा है डिफ्लेक्शन चेक, ठीक है। अच्छा चेक्स के बारे में ये ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक लगाना है तो कंपलसरी आपको लगाना ही है। अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं बोला है और आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको चेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो स्टेप 9 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 9 है आपका क्या डिफ्लेक्शन चेक, डिफ्लेक्शन चेक। चेक्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने डिफ्लेक्शन चेक बताया है, स्पेसिंग चेक बताया है और साथ में शेयर चेक भी बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिए, हमारी RCC की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब डिफ्लेक्शन चेक लगाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं L/D प्रोवाइडेड, LX/D जो कि प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे LX क्या होता है इफेक्टिव होता है, L/D प्रोवाइडेड ये, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी थी, क्वेश्चन में जो हमने निकाली थी वो थी हमारी 4.16, और आपकी जो D थी वो कितनी थी 0.16। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको LX/D का रेशियो निकल के आ जाएगा, ये आ रही है वैल्यू कितनी 26 यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास दो डायरेक्शन है तो हमें दोनों डायरेक्शन में इसको निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं x डायरेक्शन के लिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो x डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, पहले स्ट्रेस ऑफ स्टील F(S) निकालना पड़ता है। उसको हम कैसे निकालते हैं 0.58 इंटू Fy इंटू AST
रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो पूरा आपका कितना हो गया 1। Fy की जगह पे हम कितना रख रहे हैं 0.58 इंटू Fy इज 415। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आती है आपकी 240। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप मॉडिफिकेशन वाले फैक्टर की आप उस टेबल में जाएंगे, यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना है। एक कर्व आपको मिल जाएगा 240 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील। अब परसेंटेज ऑफ स्टील आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग निकल के आएगा, क्योंकि वो आपका क्या है आपका डिपेंड करता है वो एरिया ऑफ स्टील के ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा सा 2 आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम PT निकाल लेते हैं। PT इज इक्वल टू होता है क्या 100 AST ओवर BD। ठीक है, तो जब x डायरेक्शन के लिए निकालेंगे तो यह आ जाएगा 100 इंटू AST कितना था 335 डिवाइडेड बाई B कितना है 1000 इंटू D है आपका 160। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.2। जब आप y डायरेक्शन में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 100 इंटू AST की वैल्यू कितनी है दी हुई है हमने निकाली है 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 160। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.15। ठीक है, तो आप पेज नंबर 38 पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप क्या करिए PT की वैल्यूज़ को देख लीजिए। यहाँ पर आ रहा है 0.2, यहाँ पर आ रहा है 0.1। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लाइन खींचिए और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू को आप ले लीजिए। ये आ गया K1, Kx कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सिमिलरली आप इसके करस्पॉन्डिंग जाइए तो आपको यहाँ पर भी कुछ वैल्यू मिलेगी, तो आ जाएगा K2, या इसको हम क्या कर देते हैं Ky कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल रखा था, तो जो Kx आ रहा है वो आपका आ रहा है 1.5 और Ky जो आ रहा है वो आ रहा है 1.7। ठीक है, तो आप यहाँ से ग्राफ में जाकर आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे L/D प्रोवाइडेड तो हम निकाल ही चुके थे, अब हमें क्या निकालना है L/D मैक्सिमम परमिटेड। मैक्सिमम L/D परमिटेड। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं L/D इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है, अब अगेन देखिए हमें Kx और Ky दिया है तो हमें 2 अलग अलग चीज़ों को निकालना पड़ेगा। K2 की वैल्यू तो यहाँ 1 हो जाएगी, K3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये कैसे होती है, अब आपका डबली रीइंफोर्स होता है तो हम K2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज उसकी वैल्यू 1। अगर T बीम या L बीम होती है तो K3 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज उसकी वैल्यू भी 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 1 ले लिया। K1 की वैल्यूज़ आपकी अलग अलग दी हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए, तो वो हमें निकालना है। साथ ही साथ देखिए अभी आपकी सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड, तो L/D रेशियो अब कितना हो जाएगा 20 इंटू K1 की वैल्यू अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लूँ तो आ जाएगा कितना 1.5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ये कहाँ पे आया है एक्स डायरेक्शन में, और y की डायरेक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 1.7 करेंगे तो आ जाएगा 34 जो आ जा रहा है y डायरेक्शन में। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे L/D प्रोवाइडेड से। तो अब यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 26 आ रही है और ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 26 आ रही है। ये है 26 जो आपने L/D प्रोवाइडेड निकाला था। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये डिफ्लेक्शन में सेफ है, तो आप नीचे लिख दीजिए हेंस सेफ इन डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल था ये, क्योंकि आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग काम हो रहे थे। ठीक है, और एक्स और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से हमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अलग से नहीं निकालना पड़ा और उससे हमने नाम क्या दे दिया है, My का नाम दे दिया है। तो ये था हमारा आज का सेशन और इसके साथ अभी हमारा स्लैब हम यहाँ फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आऊँगा स्टेयरकेसेस की डिज़ाइन को। 2 तरह के स्टेयरकेस हमें पढ़ने हैं, स्ट्रेट और डॉगलेग को, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।